गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती से ली गई है और इस वर्कशीट में हम निर्धनता एक चुनौती का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 हम वर्कशीट नंबर 34 और 35 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने निर्धनता क्या है और निर्धनता के कारण क्या हैं इन सब के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम निर्धनता को दूर करने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे और सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रही है इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत का जो विकास रणनीति है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत मुख्य उद्देश्य रहा है कि हम देश से निर्धनता को, गरीबी को समाप्त करें। इसके लिए सरकार द्वारा 2 प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और सरकार इसके लिए 2 तरह के कार्यक्रम चला रही है, 2 तरह के उपाय कर रही है। पहला है बेटा हमारा आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, कि देश के जो विकास है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, समृद्धि को प्रोत्साहन देना, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब के विकास के बारे में बात करते हैं। सेकंड है बच्चों हमारा लक्षित निर्धनता निरोगी कार्यक्रम। इसमें सरकार जो निर्धनता वाले लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा कि उनको रोज़गार प्राप्त हो और उनकी निर्धनता दूर हो, जिसके बारे में हम इसी वर्कशीट में आगे पढ़ेंगे। 1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। और बेटा जो 30 साल का 1980 तक के अगर हम समय देखें तो 30 साल में यानी कि 1950 से 1980 तक प्रति व्यक्ति आय में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई वृद्धि नहीं हुई। और देश में जो गरीबी थी वो ज्यों की तो बनी रही। जैसा हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि हमारे देश में 21% जो लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करते हैं। 1980 के तक का जो समय था उसमें हमारी जो निर्धनता थी वो बनी रही थी, कोई भी विकास हमारा नहीं हुआ था देश में। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही और 1950 से 1980 तक के समय में जो निर्धनता दर थी वो कितनी थी? 45%, 45% बनी रही थी। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी और 1980 के दशक से भारत जो है उसने विकास बहुत ही तेज़ी से करना शुरू किया और जो देश थे, जो विश्व के देश थे, उसमें तेज़ी से वृद्धि करने वाले, समृद्धि वाले, विकास वाले देशों में भारत भी एक देश था। और फिर धीरे धीरे हमारी जो गरीबी जो है उस अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि 45% है, तो अब कितनी है? 21%। तो धीरे धीरे विकास के साथ साथ गरीबी, निर्धनता जो है वो कम होती चली गई। विकास की उच्च दर को निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो विकास की उच्च दर है वो निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बच्चों देखो जब विकास होगा देश का तो हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, रोज़गार और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें उपलब्ध कराई जाएंगी सरकार के द्वारा। और जब हमें ये रोज़गार मिल जाएगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो निर्धनता अपने आप कम होती जाएगी। और इसी तरह से जो समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, विकास और निर्धनता उन्मूलन है, इन दोनों के बीच में गहरा और सीधा संबंध है, क्योंकि जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे गरीबी कम होती जाएगी। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। अब जो आर्थिक समृद्धि होती है तो अवसरों को, बहुत सारे अवसर मिलते हैं विकास करने के लिए। अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी बच्चों को तो वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, और जब समृद्धि होगी, विकास होगा तो उद्योगों की स्थापना होगी जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी जिनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इलाज कर सकेंगे अपना, तो निर्धनता अपने आप कम हो जाएगी और मानव विकास भी इससे होगा, क्योंकि लोगों को अपने विकास के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। और जब मानव विकास होगा तो बच्चे जो है अपने जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उससे जो गरीबी है वो कम होगी। ये तो था हमारा पहला पॉइंट, आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन किस तरह से निर्धनता को कम करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लक्षित निर्धनता निरोगी कार्यक्रम।
इसमें सरकार के द्वारा अलग अलग तरह के स्कीम्स चलाई गई, जिसमें गरीब व्यक्तियों को उनको रोज़गार दिलाने के लिए और उनकी गरीबी को कम करने के लिए, दूर करने के लिए अलग अलग तरह के स्कीम्स और कार्यक्रम चलाए गए हैं। सबसे पहला है हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार अधिनियम 2005, इसे हम मनरेगा या फिर हम नरेगा के नाम से भी जानते हैं। और ये अधिनियम जो था 2005 में ये स्कीम चलाई गई थी। तो इसका उद्देश्य है बच्चों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोज़गार कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध कराना, कि जो देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को उनकी आजीविका सुरक्षित करने के लिए, कि भाई वो अपना खाना पीना, अपना जीवन थोड़ा अच्छे से चला सके, इसके लिए लोगों को 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है। जो लोग काम करना चाहते हैं तो सरकार उनको कम से कम 100 दिन के लिए रोज़गार उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ साथ सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है कि विकास तो है ही इसका उद्देश्य, लेकिन साथ साथ लोगों को इस तरह से काम दिए जाते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे सूखा है, वन कटाई है, मिट्टी का कटाव है, इस तरह के काम दिए जाते हैं। इन कामों में इनको लगाया जाता है, जिससे हमारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोज़गार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। अब बच्चों, जो रोज़गार है मनरेगा में, सारे जो रोज़गार है उसमें से 1/3, अगर हम 100 बात करें कि 100 लोग हैं तो 100 का 1/3 होता है हमारा 33%, यानी कि 33। अगर 100 व्यक्ति हैं रोज़गार पाने के लिए तो उसमें से 33 महिलाओं को रोज़गार सुरक्षित है महिलाओं के लिए यहाँ पर मनरेगा योजना के तहत। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 से लेकर 281 प्रतिदिन तय कर की गई। और मार्च 2018 में जो राशि थी, जो मजदूरी दी जाती थी, उसमें संशोधन किया गया, उसमें बदलाव किया गया और जो मजदूरी थी उसको 168 रुपये से बढ़ाकर 281 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया। पहले लोगों को कितनी मजदूरी मिलती थी? 168 रुपये मिलती थी बच्चों, और अब 281। पहले 168 रुपीज़ और अब मिलती हैं 281 रुपीज़। तो इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोज़गार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। तो रोज़गार गारंटी कोष जो है उसके लिए स्थापना की गई है, हो चुकी है इसकी स्थापना बच्चों। उसी से जो है ये पैसे जो हैं उसी कोष से लगाए जाते हैं इन सब कार्यों के लिए। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। और जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करता है कि 100 दिन का जो रोज़गार है, अगर उसको अप्लाई करने के बाद उसमें 15 दिन के अंदर अंदर उसको रोज़गार नहीं मिलता है तो उसको दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, कि घर बैठे ही सरकार उसको अगर नौकरी नहीं उपलब्ध करा पा रही है 100 दिन का जो रोज़गार है स्कीम के अंतर्गत, तो उसको घर पे ही ये 1 दिन की मजदूरी जो है वो मिल जाएगी, उस हिसाब से बेरोज़गारी भत्ता उसको मिल जाएगा। अब जैसे मान लो 100 दिन का रोज़गार है, 100 दिन के रोज़गार में से सरकार 90 दिन तो रोज़गार उपलब्ध करा देती है, लेकिन 10 दिन का उसको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाई, तो उन 10 दिन को वो बेरोज़गारी भत्ता पाएगा वो व्यक्ति। नेक्स्ट स्कीम है बेटा हमारी राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि काम के बदले अनाज मिलने वाली स्कीम है। तो इसमें उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें मजदूरी पर रोज़गार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, तो इसमें काम के बदले में सरकार के द्वारा व्यक्तियों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कम से कम अपने घर में खाना तो उपलब्ध उनको हो जाता है। तो मजदूरी करते हैं और उसके बदले में उनको अनाज मिलता है। नेक्स्ट है बच्चा हमारा 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोज़गार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न कराना। नेक्स्ट हमारी जो योजना है उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। और इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर छोटे शहरी क्षेत्र में जो शिक्षित बेरोज़गार हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो उनको स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न कराए जाते हैं, कि उनको इस तरह से ऋण दिलाया जाता है तो सस्ती ब्याज दर पर, कि वो अपना कोई काम शुरू कर सके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 1995 में शुरू किए गए
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित कराना। अब 1995 में एक और योजना शुरू की गई जिसका नाम है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाया जाएगा, रोजगार लाई जाएगी। और इसमें क्या, इसमें भी सेम ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर छोटे शहरों में लोगों को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे कि वो अपना खुद का काम शुरू कर सके। जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, जो लोग अपने घरों में काम कर सकते हैं छोटे स्तर पर, इस तरह के काम उनको करने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर है बच्चों हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। नेक्स्ट कौन सी है योजना बच्चों हमारी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। अब इस कार्यक्रम में क्या होता है, जो निर्धन परिवार होते हैं वो सब मिलकर इकट्ठे होकर स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। इसमें बैंकों से ऋण, आपस में ऋण भी लेते हैं। इसके बारे में हम आगे की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो ये आपस में मिलकर एक अपना स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं, जिससे आपस में अपनी सहायता करते हैं एक दूसरे की, और कोशिश करते हैं मिलजुल कर काम करके, और फिर धीरे धीरे ये निर्धनता रेखा से ऊपर आते हैं। इसमें सरकारी सहायता भी इनको पर्याप्त होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ग्रामों का विकास किया जाता है, जो गांव हैं उनके विकास के लिए सभी सुविधाएं दी जाती है। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, ग्रामीण आश्रय, लोगों को रहने के लिए आश्रय प्राप्त किया जाता है, ग्रामीण पेयजल, पानी की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, ये सभी मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को दी जाती है, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें, अपने रोज़गार के अवसर उनको मिल सकें। और इसके लिए जो सरकार है, जो राज्य है, वो केंद्रीय सहायता अतिरिक्त उनको प्रदान की जाती है, ताकि गाँव का विकास हो, तो धीरे साथ साथ लोगों का भी विकास होगा। जब शिक्षा मिलेगी, वहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, पानी की सुविधा मिलेगी, बिजली मिलेगी, तो उद्योग धंधे भी स्थापित हो सकते हैं। शिक्षा से लोग रोज़गार के अवसर उनको मिलेंगे। तो इस तरह से विकास के साथ साथ गरीबी भी दूर हो जाएगी। उसके बाद है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धनों के लिए चलाई गई योजना है। ये जो अंत्योदय अन्न योजना बच्चों, ये अत्यंत निर्धन, जो निर्धन गरीबों में भी गरीब लोग हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें उनको अनाज उपलब्ध कराया जाता है, गरीब व्यक्तियों को। उसके बाद है बच्चों हमारी भावी चुनौतियाँ, कि इतना सरकार जो है ये सारी स्कीम्स भी चला रही है, ये सारे अवसर भी प्रदान कर रही है, लेकिन फिर भी जो गरीबी है हमारे देश में अभी भी बनी रही है। 21% जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले में भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है अभी भी। तो इनको दूर करने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, फिर भी नहीं कम हो पा रही हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। बच्चों भावी चुनौतियाँ जो है गरीबी को दूर करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं कि किस तरह से हमें देश से गरीबी को दूर करना है। अब इसके लिए क्या है बच्चों, भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। गिरावट तो आई है, कमी तो हुई है। जैसे हमने पढ़ा कि 1980 तक जो थी 45% बनी हुई थी, उसके बाद जो है उस दर में, गरीबी दर में कमी आई है। लेकिन प्रगति के बावजूद भी निर्धनता उन्मूलन जो है भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। अभी भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए बनी हुई है कि निर्धनता जो है वो कम नहीं हो पा रही है। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में जो निर्धनता है उसकी व्यापक असमानता है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे भी निर्धनता का, गरीबी का जो है असमानता है। कई गांव जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई शहर जो है वो अमीर है, वहाँ पर गरीबी रेखा का स्तर जो है वो कम है। जिस तरह अगर हम बात करें बिहार की, उड़ीसा की, तो वहाँ पे वो गरीबी के मामले में बहुत गरीब है ये राज्य हैं। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, तो यहाँ पर जो गरीबी का स्तर है वो कम है। तो देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि, विकास, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से
कमज़ोर वर्ग के बढ़ते सशक्तिकरण द्वारा ही संभव हो सकेगा। अब देखो बेटा, गरीबी को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, विकास होना चाहिए और सभी बच्चों को जो है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराई जानी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है उसको उसमें कमी लानी चाहिए, तभी हम निर्धनता को कम कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के सामने, जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है उसको रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती है। और जो महिलाएं हैं और जो समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनका भी हमें सशक्तिकरण करना है, कि उनको मजबूत बनाना है, उनको इस लायक बनाना है कि वो भी बराबरी पा सके हमारे देश में। इन सबके साथ सभी व्यक्तियों में समानता का अधिकार हो, सबका समान जो है सम्मान हो। और निर्धनता का अर्थ सिर्फ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर के रूप में हो, कि ये नहीं कि हमें कम से कम इतना मिल जाता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा, कि हमें खाने के लिए इतना जो हमें 2 वक्त की रोटियां मिल रही हैं तो नहीं, और जो पैसे हैं कि इतनी मजदूरी हमें मिल रही है तो सिर्फ इतनी यहाँ तक ही हमें सीमित नहीं करना है गरीबी की परिभाषा को। इसके अलावा उसको उचित स्तर के रूप में होनी चाहिए, कि उसको इन सब के साथ खाने के साथ साथ मानव की निर्धनता, कि हर एक व्यक्ति की निर्धनता को देखा जाए उसमें, कि लोगों को भोजन वो जुटाने में समर्थ है या नहीं है, उसके पास शिक्षा है कि नहीं है, घर है या नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है कि नहीं है, रोज़गार की सुरक्षा होनी चाहिए, व्यक्ति के पास आत्मविश्वास और सम्मान होना चाहिए, कि सभी को एक समान समझा जाए, जाति धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं गरीबी को दूर करने के लिए। तो विकास के साथ साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। अब जैसे जैसे विकास का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे निर्धनता की परिभाषा भी बढ़ती जाएगी। जब देश विकास करेगा तो निर्धनता का स्तर है उसको भी, जो भी हमारी मात्राएं हमने फिक्स कर रखे हैं वो भी चेंज हो जानी चाहिए इसके साथ साथ। इसलिए निर्धनता का उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है, कि विकास के साथ साथ जो निर्धनता का स्तर है वो भी बदलता रहता है और सभी को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे, कि ये सारी सुविधाएं लोगों को प्राप्त होनी चाहिए और ये सारी जो भेदभाव हैं लोगों के आपस में जो भी है वो सब दूर हो जाना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें मिलकर इन चुनौतियों को हम पा लेंगे, इन चुनौतियों को हम जीत लेंगे, तभी जो है देश से निर्धनता को हम दूर कर पाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकारों के उपाय किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है हमारा, सरकार द्वारा निर्धनता दूर करने के लिए निम्नलिखित 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। पहला, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, आर्थिक विकास से निर्धनता में कमी आती है। आर्थिक विकास से रोजगार और आय में बढ़ोतरी होती है। थर्ड, आर्थिक विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है, जिससे निर्धनता कम करने में सफलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों हमारा, मनरेगा कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, मजदूरों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करना। थर्ड, कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को आवेदन के बाद 15 दिन के अंदर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना। और फोर्थ, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, निर्धनता और बेरोजगारी को कम करना। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, युवाओं के लिए स्वरोजगार से निम्न लाभ हो सकते हैं। पहला, इससे युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। सेकंड, युवाओं को रोजगार मिलेगा। थर्ड, इससे लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। फोर्थ, शिक्षित लोगों को बेरोजगारी में कमी आएगी, जो शिक्षित लोग हैं उनकी बेरोजगारी में भी कमी आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार में निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं? इसका आंसर है बच्चों, निर्धनता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि को रोकना। सेकंड, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सस्ते ऋण दिए जाएं। थर्ड, स्कूल और कॉलेजों में व्यावसायिक विषयों को पढ़ाया जाए ताकि रोजगार न मिलने पर व्यक्ति अपना व्यवसाय कर सके। फोर्थ, लघु उद्योगों और आत्मनिर्भरता के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।
5th, कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए। 6th, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 7th, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विकास योजनाएं बनाना। 8th, समाज में सभी को सामाजिक और आर्थिक समानताएं मिले। 6th क्वेश्चन है हमारा, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों? तो इसका आंसर बच्चों, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता, रोजगार आदि, क्योंकि इन सब के बिना विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है इस वर्कशीट में, जो कुछ अगर नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।